Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on Indian polity where we are discussing Indian Constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys, so that we can motivate one another. And let's get started. आगे बढ़ते हैं. अब आगे क्या है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 किसके अंदर आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या बात करता है, देखो इसमें दो हैं. एक आर्टिकल 23 है जिसमें ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात की गई है ना, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड बेगार और फोर्स लेबर. तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बेगार और फोर्स लेबर पे. ठीक है, तो आर्टिकल 23 बेसिकली प्रोहिबिट्स, है ना, प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड बेगार और फोर्स लेबर. ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एज कमोडिटीज़, ठीक है, एंड यूजिंग देम एज स्लेव्स. जैसे देखो, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, इनको ये जो किंग्स होते थे ये एज स्लेव्स इनको खरीद लेते थे. इसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. जब एज अ कमोडिटी आप इंसान को ट्रीट करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ठीक है, तो ये प्रिवेंट करता है इसको. ठीक है, तो पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, ये सब खरीद लेते थे इनको पैसे देकर, है ना, और इनसे काम करवाते थे. फिर समझ में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग. तो ये प्रिवेंट करता है कौन सा, आर्टिकल 23. और इसमें दूसरा प्रोविजन क्या है, बेकार और फोर्स लेबर. बेकार और फोर्स लेबर, फोर्स लेबर क्या होता है, जिसमें आपको पेमेंट नहीं मिलती, आपसे लेबर करा रहे हैं क्योंकि आपके पापा कर रहे थे या आपके पुश्तें कर रही थी, है ना, तो आप भी करोगे, इस टाइप से फोर्स लेबर होता है. तो आपसे फोर्स लेबर करा रहे हैं विदाउट पेमेंट, या फिर बहुत ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आपको बेसिकली विदाउट पेमेंट, या फिर बहुत कम दे रहे हैं पेमेंट, तो वो होता है फोर्स लेबर. जैसे लास्ट ईयर एक न्यूज़ आया था जिसमें एक ये क्या बोलते हैं, एक बॉन्डेड लेबर था, इसको फ्री किया गया. वहाँ के शायद कलेक्टर जो थे या एनजीओज काम कर रहे थे साथ में, उनको पता चला और उन्होंने इनको फ्री किया. ठीक है, तो इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भाई इतने साल से ये ऐसे ही जी रहे हैं. ठीक है, इनको पता ही नहीं अब करना क्या है. समझ में आ रहा है, तो वो ऐसे लेट रहे थे यहाँ पे ना, न्यूज़ में काफ़ी न्यूज़ में था ये. ठीक है, तो 74 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए हैं आज भी आज भी कहीं कहीं गाँव में ऐसी प्रैक्टिस है. दिस इज़ रियली शेमफुल. समझ में आ रहा है, बहुत ही शेमफुल चीज़ है. हम बोलते हैं इंडिया डेवलप हो रहा है, इंडिया डेवलप हो रहा है, गाँव में जाके देखो कितना डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, क्योंकि हमारा जो हमारा जो सोल है वो कहाँ रेस्ट करता है, अपने गाँव में. वहीं अगर आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, वहाँ पे ये सब हो रहा है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का. ठीक है, कौन सा ऐसा डेवलपमेंट है फिर, है ना. तो एक्सप्लॉयटेशन आज भी हो रहा है. ठीक है, बट इनको पता ही नहीं है, इग्नोरेंट है, इनको पता ही नहीं है ऐसा कुछ राइट वेट है भी. समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ पता ही नहीं है इनको. तो बट गवर्नमेंट इज स्टिल ट्राइंग, राइट, कि ऐसे कुछ कुछ एनजीओज हैं बहुत अच्छे अच्छे, कुछ कुछ कलेक्टर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे जो काम कर रहे हैं इसके लिए, है ना. तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ डिफरेंस थ्रू दिस एग्ज़ाम. आप भी जाके डिस्ट्रिक्ट में ऐसी चीज़ों को निगेट कर सकते हो. समझ में आ रहा है, तो इतना बड़ा इम्पैक्टफुल एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर करो. ठीक है, तो आर्टिकल 23 समझ में आ गया क्या है, बेगार और फोर्स लेबर, बेगार और फोर्स लेबर, है ना. और दूसरा क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एज स्लेव्स. ये आता है 23 में, तो जो बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, और फिर आता है फिर और अभी तो ये बॉन्डेड लेबर वैसे क्राइम है. ठीक है, ये वैसे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप पढ़ लेना. आर्टिकल 24 क्या बोलता है, चाइल्ड लेबर के बारे में डील करता है. आर्टिकल 24 ये बोलता है कि चाइल्ड लेबर को, जो 14 साल से कम बच्चे हैं, उनको आप एज अ एम्प्लॉयमेंट नहीं रख सकते. ठीक है, तो आपने देखा होगा शॉप्स पे कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, है ना, और ऐसे ऐसे काम करवाते रहते हैं उनसे. तो ये दिस इज़ अ क्राइम नाउ, है ना. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस. ठीक है, तो इन जगह, ठीक है, फैक्ट्रीज और माइंस, इन जगह में 14 साल से कम बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते. ठीक है, एम्प्लॉय नहीं कर सकते. दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल 24. दैट इज़ इन व्हाट, आर्टिकल 24. और ये क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या बात करता है कि देयर इज़ 25 क्या बात करता है कि देयर इज़ राइट टू, यू हैव द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन, है ना. प्रोपोगेट मतलब आप अपना रिलीजन दूसरों को बता सकते हो, है ना, दूसरों को उसके बारे में एजुकेट कर सकते हो. दैट इज़ प्रोपोगेट. प्रोफेस मतलब क्या होता है कि आप अपने बिलीव्स जो हैं, जो आप अपने बिलीव्स हैं रिलीजन्स के बारे में, वो आप ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हो. ठीक है, जो भी आप सोचते हो अपने रिलीजन के बारे में वो आप ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हो. दैट इज़ प्रोफेस. और प्रैक्टिस क्या होता है,
जो आप अपने रिलीजन्स के रिचुअल्स वगैरह हैं, सेरेमनीज़ हैं, वो सब ओपनली कर सकते हो, ठीक है, वो ओपनली प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ये किस में आता है, ये सब आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, जो आर्टिकल 25 के अंदर ये सब आता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक करके क्या बोल रहा है। फ्री टू चूज, यू आर फ्री टू चूज़ अ रिलीजन, मतलब चूज़ मतलब जो भी आपका कंसाइंस बोल रहा है, चाहे आप रिलीजन चूज़ करो चाहे आप एथीस्ट बनो, दोनों का ही ये राइट आता है, ध्यान रखना। आपके ऊपर है कि आप भगवान को फॉलो करना चाह रहे हो कि आप भगवान को फॉलो करना नहीं चाह रहे हो। आप एथीस्ट भी बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रिवेंट करेगा। ऐसा नहीं कि आप एथीस्ट हो तो आपको लोग आके मार देंगे, दैट इज़ ऑल्सो राइट टू वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, समझ में आ रहा है। तो वो पूरा आपके ऊपर है, आपका कंसाइंस है, ठीक है। आप अपने आपके पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, आप चूज़ करो कि आपको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपके पुश्तें कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो कर रही हैं तो आपको भी वो फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से, अपनी अंतरात्मा से सोच के डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को कौन सा रिलीजन अच्छा लगता है और मेरे को क्या फॉलो करना है, ठीक है। तो यू हैव द होल अथॉरिटी टू चूज़ अ रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन, समझ में आ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, वो भी इसी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, जैसे मैंने बोला कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमेशा होते हैं। ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, इसको प्रिवेंट कर, इसको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है वो क्या बोलते हैं, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सोशल ईवल्स, ठीक है। तो सोशल ईवल्स जैसे ये ट्रिपल तलाक का बिल रिसेंटली पास हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि आप तलाक 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 बोलते हो तो तलाक हो जाता है अभी मुस्लिम्स में, है ना। तो अभी ये ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया कि अब आप ऐसे नहीं कर सकते हैं ना, कि आप ऐसे बोलते हो और मैरिज खत्म हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। कोई खिलौना थोड़ी है जो, मतलब खेल थोड़ी खेल रहे हैं कि भाई एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया तो तलाक हो गया। प्रॉपर लीगल प्रोसीजर होना चाहिए उसका, है ना, दोनों का कंसेंट होना चाहिए, तभी तलाक होना चाहिए। तो ये एक्चुअली में एक सोशल ईवल की तरह ही ट्रीट होता है ना, कि भाई आप ऐसे थोड़ी होता कि 3 बार तलाक बोल दिया तो हो गया, गलती से मेरे मुंह से निकल गया तो, है ना, तो क्या तलाक हो जाएगा, नहीं ऐसे तो नहीं होता, है ना। तो इसको इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स और मैरिज बिल्स 2019 लाया है ना, जिसको फेमसली ट्रिपल तलाक बिल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता रिलीजन में, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये मतलब नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट हो रिलीजन को फॉलो करने के लिए। अगर आप कुछ ईविल चीज़ फॉलो कर रहे हो, है ना, जो आप रिलीजन के नाम पे जिसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंटरफेयर करके उसको स्क्रैप कर सकता है, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैम्पर हो रहा है ना, आप ये नहीं बोल सकते उसमें, समझ में आ रहा है। दिस इंक्लूड्स, अब देखो इसमें और क्या क्या आता है कि आप परसुएट कर सकते हो पीपल को टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अदर। कैसे परसुएट करोगे, प्रोपोगेट करके, ठीक है। फोर्सफुल कन्वर्जन अलाउड नहीं है, ठीक है। फोर्स नहीं कर सकते आप किसी को कि हाँ भाई अब तुम क्रिश्चियनिटी फॉलो करो या फिर तुम मुस्लिम बन जाओ, ऐसे आप कुछ नहीं कर सकते, आप फोर्स किसी को नहीं कर सकते। बट हाँ, आप उसको अपने आइडियल्स बता के आप उनको परसुएट करके कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आप फोर्स कन्वर्जन नहीं कर सकते, ठीक है। और इंडिया में क्या, इंडिया में सेक्युलरिज्म फॉलो होता है ना, हर रिलीजन को, जितने भी रिलीजन हैं इंडिया में सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म फॉलो होता है। द इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन और गिव रिलीजियस एजुकेशन, नॉर विल दे फेवर पर्सनस ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है। तो इसमें वही बोल रहा है कि कोई भी जो स्टेट रन इंस्टीट्यूशन है, जो भी कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है पार्टली या फुली फंडेड बाय स्टेट, वो कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रीच नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर देश है, ठीक है। इंडिया सारे धर्मों को एक मानता है, तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट करना, इट इज़ अगेंस्ट सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, तो इंस्टीट्यूशन कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रीच नहीं कर सकते। ये सिर्फ उन इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट रन कर रहा है, जो गवर्नमेंट रन कर रही है ना। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, है ना। किसी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़े होगे तो सुबह रोज़ प्रेयर होती है ना, कि किसी भी की भी हो, है ना, गणेश आरती हो या जो भी हो, वहाँ पे प्रेयर होती है ना। वहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि यार मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैम्पर हो रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। प्राइवेट में अलाउड है, बट जो भी गवर्नमेंट रन कर रही है इंस्टीट्यूशन, उनमें अलाउड नहीं है ये, ठीक है। समझ में आया। फिर 29 to 30 क्या बात करता है, 29 to 30 बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। अब ये क्या है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये बेसिकली माइनॉरिटी के राइट्स हैं। माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं, जो कम नंबर में होते हैं, दैट इज़ माइनॉरिटी। जो रिलेटिवली कम नंबर में होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइनॉरिटी। अब ये रिलेटिवली कम नंबर किसका किसका हो सकता है, अब ये रिलीजियस हो सकता है, रिलीजन मान लो रिलीजन्स के कुछ लोग कम हो, या फिर इथनिक हो सकता है,
या फिर लैंग्वेज वाला माइनॉरिटी हो सकती है ना। तो जैसे मान लो यूपी है ना, यूपी में अब हिंदी बोलने वाले ज़्यादा हैं, है ना, और तेलुगु बोलने वाले कम हैं। तो तेलुगु बोलने वाले क्या हो गए, माइनॉरिटी हो गया वहाँ यूपी में। और यहीं आप साउथ इंडियन के केरला स्टेट में या तमिलनाडु में चले जाओगे या कर्नाटका में चले जाओगे तो वहाँ तेलुगु बोलने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको, है ना। तो वहाँ पे वो माइनॉरिटी में नहीं है, जबकि वहाँ पे जो हिंदी बोलने वाले होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगी, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी होगी, ठीक है। ऐसे ही रिलीजन के बेस पे माइनॉरिटी हो जाएगी, है ना। मान लो गोवा में आप जाओगे तो गोवा में आपको क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको हिंदूज़ कम मिलेंगे, तो हिंदूज़ माइनॉरिटी में, है ना। इनफैक्ट चलो ब्रॉडर पिक्चर में मैं बात करूँ तो इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी में है ना, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, क्योंकि मुस्लिम्स का नंबर कम है ना। तो मुस्लिम माइनॉरिटी में है, तो जिसका भी नंबर रिलेटिवली कम होता है वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, माइनॉरिटी, ठीक है। तो इसमें दो आर्टिकल हैं, एक तो 29 और एक 30। 29 जो है वो कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के बारे में बात करता है, वो सिर्फ स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक या कल्चरल माइनॉरिटी के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कोई भी माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो एथनिक हो, कोई भी माइनॉरिटी हो, उसके बारे में एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के बारे में ये बात करता है कि उन जो भी कोई ऐसे सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैं जो माइनॉरिटीज़ में हैं, उनको अपना कल्चर प्रिजर्व करने का ये जो है राइट टू कंजर्व डेवलप कल्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन। तो उनको अपना लैंग्वेज स्क्रिप्ट और जो कल्चर है वो प्रिजर्व करने का राइट है, ठीक है। वो प्रिजर्व अपना राइट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, ठीक है। फिर फिर दूसरा क्या है, ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ये है आर्टिकल 30 में। जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं वो लोग अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं जिसमें वो प्रीच करते हैं अपना क्या, रिलीजन, अपना मतलब अपना जो भी चीज़ है वो लोग पढ़ाते हैं खुद से। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन समझ गए ना, मतलब कोई भी अगर माइनॉरिटी जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो जब अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करती है जहाँ पे वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो वो राइट किस में है, आर्टिकल 30 में, मतलब वो कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। बाय डूइंग सो दे कैन प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, तो वहाँ पे वो अपना कल्चर का प्रोपोगेशन कर सकते हैं, कहाँ पे, जो वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं उनमें, ठीक है। द गवर्नमेंट विल नॉट वाइल ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस दैट इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो मान लो गवर्नमेंट कोई ग्रांट दे रही है या एड दे रही है, ठीक है। तो किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देना है, किस को नहीं देना है, इसमें सरकार इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो माइनॉरिटी चला रही है ना, उसको भी आपको बराबर ट्रीट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो दो राइट हो गए, एक तो राइट टू कंजर्व डेवलप कल्चर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, है ना, माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है। दूसरा तीसरा राइट क्या है, तीसमें वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए है, सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए है, ठीक है। फिर आता है आखिरी राइट जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। तो जितने भी ये ऊपर हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जितने भी 14 से लेकर अभी तक जितने भी पढ़े हैं, है ना, 31, इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। सिर्फ राइट लिख देने से वो प्रोटेक्ट थोड़ी होंगे, तो कोई एक ऐसा राइट होना चाहिए जो इन सबको एनफोर्स करता हो, है ना, कि ये राइट जब वॉयलेट हों तो आप कुछ कर पाओ, है ना। नहीं तो ऐसा क्या होगा, नहीं तो राइट वॉयलेट होते जाएंगे, तो लिखे होने से क्या मतलब होता है। पेपर में आपने राइट लिख दिए उससे कोई मतलब थोड़ी, जब तक अनटिल एंड अनलेस दे आर नॉट इन्फोर्सेबल। मतलब मान लो स्टेट इसको अगर वॉयलेट करता है तो आप क्या करोगे, वो किस में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आर्टिकल 32 में। तो आर्टिकल 32 बेसिकली प्रोटेक्ट्स ऑल द राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 इटसेल्फ। मतलब 32 खुद के आर्टिकल को भी प्रोटेक्ट करता है, समझ आ रहे हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनको उनका एनफोर्समेंट कौन देखता है, आर्टिकल 32। तो इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडी मतलब अगर आपका कोई राइट वॉयलेट होता है तो उसकी रेमेडी कहाँ दी गई है, उसकी रेमेडी दी गई है आर्टिकल 32 में। आप क्या करोगे जब आपका राइट वॉयलेट होगा, तो आप आर्टिकल 32 पे जाओगे और देखोगे कि आर्टिकल 32 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से आप एक्शन लोगे, ठीक है। सो इट इन्फोर्सेज ऑल द अबव फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम बीइंग वायलेटेड, ठीक है। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको वायलेशन से ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं कि ये एक हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था, तो ये याद रखना, ये पूछ लेते हैं विच आर्टिकल इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कौन सा है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट गिव्स द सिटीजन राइट टू अप्रोच अ हाई कोर्ट और अ सुप्रीम कोर्ट टू गेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर्ड इन केस ऑफ वायलेशन। मतलब अगर आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है
अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है तो आप या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो। ये जो फैसिलिटी है कि आप अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ये किस में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 32 में। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर क्या है फिर इसके लिए कुछ कुछ रिट्स इशू होती हैं। तो आर्टिकल 32 में बेसिकली कुछ कुछ वो हैं, रिट्स हैं। रिट मतलब ऑर्डर है कि अगर आपका वॉयलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर इशू कर सकता है अगेंस्ट समवन जिसने वो राइट जो है वो वॉयलेट किया है। समझ में आ रहा है? आपका राइट मान लो स्टेट ने वॉयलेट किया है, ठीक है, तो आप कोर्ट में जाते हो, बोलते हो मेरा आर्टिकल 15 वॉयलेट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर इशू करेगा ना उनको बोलने के लिए कि आप ये राइट रिस्टोर करो। तो वो जो ऑर्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिट। अब रिट्स जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। ठीक है, 4-5 टाइप के होते हैं। चलो देख लेते हैं एक एक करके कौन कौन से रिट होते हैं। पहला है हेबस कॉर्पस। ठीक है, 5 टाइप के होते हैं। हेबस कॉर्पस पहला रिट है। इसमें क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है हेबस कॉर्पस का? इसका मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ। मतलब मान लो आपको किसी ने इलीगली डिटेन कर दिया। ठीक है, आपको इलीगली अगर डिटेन कर दिया है, ठीक है, तो आपका फ्रेंड जाके सुप्रीम कोर्ट में क्या करता है? आपका फ्रेंड जाके सुप्रीम कोर्ट में बोलता है कि भाई इसको इलीगली डिटेन कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट इशू करेगा? हेबस कॉर्पस वाली रिट इशू करेगा। उसमें ये बोलेगा कि भाई तुमने जिसको भी डिटेन किया है उसकी बॉडी मेरे सामने लेके आओ। ठीक है, तो ये जाएगा पुलिस जो है जिसने उसको डिटेन किया वो जज के सामने इसकी बॉडी लेकर आएगा, इसको पेश करेगा। समझ में आ रहा है? पेशी होगी इसकी। दैट इज कॉल्ड रिट ऑफ हेबस कॉर्पस। ठीक है, ब्रिंग द इम्प्रिजन्ड इंडिविजुअल टू द कोर्ट एंड शो द वैलिड रीजन फॉर द डिटेंशन। ठीक है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको इलीगली डिटेन किया गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आपकी कौन सी रिट इशू करेगा? हेबस कॉर्पस वाली रिट इशू करेगा, और वो बोलेगा कि जिसको भी आपने डिटेन किया है उसको आप कोर्ट में लेके आओ और ये प्रूव करो कि जो आपने उसके ऊपर चार्जेस लगाए हैं वो वैलिड है। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाली रिट है। दूसरी रिट क्या है? क्यो वारंटो। क्यो वारंटो वाली रिट कौन सी है? क्यो वारंटो कब इशू होता है? क्यूरो वारंटो तब इशू होता है जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है, जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई ऑफिस में इलीगली की कोई ऑफिस में आ गया। मतलब वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है, जो मान लो किसी पोस्ट की कुछ क्वालिफिकेशन होती है ना, किसी पोस्ट की क्वालिफिकेशन होती है, उस क्वालिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा है बट तब भी वो आ गया है वहाँ पे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यू आर नॉट क्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस, सो गेट आउट। मतलब गेट आउट मतलब कि वो उसको बोलता है कि आप ये ऑफिस होल्ड करने के लायक नहीं हो। ठीक है, सो आप जल्दी से जल्दी इसको खाली कर दो। ठीक है, समझ में आया? क्यो वारंटो क्या करता है? क्यो वारंटो क्या करता है कि अगर कोई अगर कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, या पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक पोस्ट पे अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल आ गया है जो उस क्वालिफिकेशन को होल्ड नहीं करता है, ठीक है, जो उस क्वालिफिकेशन को होल्ड नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यो वारंटो का रिट इशू कर सकता है और उससे बोलेगा कि यू आर नॉट क्वालिफाइड टू होल्ड दिस ऑफिस, सो यू शुड, मतलब यू शुड रिज़ाइन, या फिर यू शुड जो भी है आप उसको खाली करो। समझ में आ रहा है? फिर तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है मैंडेमस। मैंडेमस क्या करता है? मैंडेमस मैंडेमस का रिट कब इशू होता है कि जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। ठीक है, जब भी कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो कोर्ट क्या बोलता है? कोर्ट ये बोलता है कि आप वो ड्यूटी परफॉर्म करो। तो कोर्ट उनको फोर्स करता है कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। ठीक है, तो मान लो जैसे ये पुलिस वाला ये रिपोर्ट नहीं ले रहा है, ठीक है, ये रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, तो ये बंदा जाएगा कोर्ट के पास, बोलेगा भाई ये मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, तो जो कोर्ट है वो कौन सी रिट इशू करेगा? मैंडेमस वाली रिट इशू करेगा। समझ में आ रहा है? वो मैंडेमस वाली रिट इशू करेगा और बोलेगा कि आप जो है इनका कंप्लेन लिखिए। समझ में आ रहा है? वो होता है मैंडेमस। ठीक है फिर एक आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है? प्रोहिबिशन में जो हायर कोर्ट होता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो अपने लोअर कोर्ट को बोलता है कि भाई जो भी केस आपने लिया है वो आपके जुरिसडिक्शन के बाहर है, वो आपके जुरिसडिक्शन में नहीं आता है, तो उसको आप मेरे ऊपर ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? दैट इज़ कॉल्ड प्रोहिबिशन। मतलब एक हायर कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इशू करे, चाहे वो हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करे, ठीक है, कोई भी हायर कोर्ट जब लोअर कोर्ट को इशू करता है, ठीक है एक ऐसा ऑर्डर जिसमें वो ये बोलता है कि ये केस आपके जुरिसडिक्शन से बाहर है, ये आपके जुरिसडिक्शन में नहीं आता है और आप इस पर डिसीजन नहीं दोगे, ये केस आप मेरे को ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो वो होता है प्रोहिबिशन। ठीक है, और ये सिर्फ उन्हीं बॉडीज़ के अगेंस्ट इशू होता है या जो जुडिशियल हों, जो जुडिशियल नेचर की हों, या फिर जो क्वाजी जुडिशियल बॉडी हों। क्वाजी जुडिशियल में कौन आता है? ट्राइब्यूनल्स। जैसे ट्राइब्यूनल्स होते हैं ना, जो नॉर्मल केसेस देखते हैं, तो वो ट्राइब्यूनल्स किस में आते हैं? वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है ना।
तो चाहे वो जुडिशियल बॉडी हो चाहे वो क्वासी जुडिशियल बॉडी हो, बस इन्हीं दोनों के अगेंस्ट इशू होता है ये प्रोहिबिशन, ठीक है। एक और आता है सर्टियोररी। सर्टियोररी क्या होता है? सर्टियोररी में क्या होता है कि ये जो कोर्ट होता है, मान लो हाई कोर्ट के पास कोई केस आया, ठीक है, उसने जुरिसडिक्शन उसका लेके, है ना, और अपना डिसीजन सुना दिया, ठीक है। तो अब क्या करेगा? अब तो डिसीजन सुना दिया, प्रोहिबिशन तो उस केस में था जब उसने डिसीजन नहीं सुनाया था, तो कोर्ट बोलता है कि ये केस आप नहीं लोगे, ये केस मेरे को दे दो तो मैं देख लूँगा इसको। बट मान लो उसने ले लिया और इसने अपना डिसीजन सुना दिया, तब क्या? तब जो रिट इशू होता है वो है सर्टियोररी। सर्टियोररी मतलब कि हायर कोर्ट लोअर अथॉरिटी को बोलता है कि आप जो भी केस है वो आप मेरे को ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, वो आप मेरे को ट्रांसफ़र कर दो, भले ही आपने डिसीजन सुनाया है चाहे नहीं सुनाया है, वो मेरे को ऊपर चाहिए अपने पास, ठीक है। तो बेसिकली देखो दोनों ही सिमिलर ही चीज़ें हैं, बस इसमें डिफरेंस मैं बता देता हूँ। दोनों ही सिमिलर चीज़ें हैं। प्रोहिबिशन में प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिशन में क्या होता है, ये केस लेने से प्रोहिबिट करता है और बोलता है कि ये आपके जुरिसडिक्शन में नहीं है। सर्टियोररी में क्या बोलता है? सर्टियोररी में बोलता है अगर आपने केस ले लिया है तो आप मेरे को वो ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, भले ही डिसीजन सुनाया हो चाहे ना डिसीजन सुनाया हो, आप मेरे को ट्रांसफ़र कर दो अगर आपने केस ले लिया है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन में क्या होता है कि केस लिया नहीं है अभी, ठीक है, और वो उसको प्रिवेंट कर रहा है कि आप केस मत लो, ठीक है। और सर्टियोररी में क्या है? सर्टियोररी में केस ने ले लिया है, अब वो बोल रहा है कि मेरे को ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोहिबिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोहिबिशन जो है वो सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट इशू होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, इन सब के जो अगेंस्ट है वो प्रोहिबिशन आपको नहीं, मतलब प्रोहिबिशन वाली रिट इशू नहीं होती, ठीक है। इट इज़ इशूड व्हेन द लोअर कोर्ट हैज़ नॉट गिवन द ऑर्डर। समझ में आ रहा है? इसने केस लेके ऑर्डर अभी नहीं दिया है, ठीक है, तो तब होता है प्रोहिबिशन इशू। बट सर्टियोररी कब होता है? दूसरा डिफरेंस क्या है सर्टियोररी में कि पहला तो सर्टियोररी कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ ऑल्सो। प्रोहिबिशन वॉज नॉट अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, है ना, बट जो सर्टियोररी है इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ इन एडिशन टू जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़। तो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल जो बॉडीज़ हैं उनके अगेंस्ट तो है ही है, ठीक है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी है, ठीक है। और दूसरा क्या है सर्टियोररी में डिफरेंस कि सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो स्क्वैश द ऑलरेडी गिवन ऑर्डर बाय द लोअर कोर्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट सुना दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी स्थगित कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है कि ये ऑर्डर अब वैलिड नहीं है, ये ऑर्डर गलत है, अब मैं अपना ऑर्डर सुनाऊंगा जो वैलिड होगा। समझ में आ रहा है? प्रोहिबिशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंस समझ में आ गया कि प्रोहिबिशन एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए नहीं है, प्लस ये तब इशू होता है जब कोर्ट ने अपना ऑर्डर नहीं दिया है, और सर्टियोररी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए है, और ये इसमें तब भी ये इशू हो सकता है जब लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया हो, तो वो उसको स्क्वैश कर देता है। स्क्वैश मतलब इनवैलिड कर देता है। समझ में आ गया? तो ये कंसेप्ट है किसका? आर्टिकल 32 का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।